नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं ऐलान जंग। और आज ऐलान जंग में इस वक्त की दो बड़ी खबरें आप तक पहुंचा दूं। पहली खबर यह कि तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड से। यहां 17 दिनों से चल रहा अभियान खत्म होने वाला है। उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 कर्म योद्धाओं को निकालने का ऑपरेशन अंतिम दौर में है। जैसे ही टनल में ऑपरेशन का काम खत्म होगा, सबसे पहले एबीपी न्यूज आपको वहां की तस्वीरें दिखाएगा। और ताजा खबर हम आपको दे दें, मजदूरों को निकालने में रात भर का वक्त लग सकता है। एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको पल पल का अपडेट लगातार हम दे रहे हैं। बात कर लेते हैं अब चुनावी राज्य तेलंगाना की। 119 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। दिग्गज नेताओं ने प्रचार के जरिए अपनी अपनी पार्टी को जिताने की अपील की। तेलंगाना में दरअसल इस बार मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। सत्ताधारी बीआरएस से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने जोर लगा रखा है। 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग है। थम गया चुनावी शोर। तेलंगाना में सबने लगाया पूरा जोर। 2023 के आखिरी चुनाव का प्रचार आज खत्म हो गया। जब से तेलंगाना राज्य का जन्म हुआ, तब से इस राज्य में सत्ता के केंद्र बिंदु हमेशा केसीआर रहे। अब सवाल है, तेलंगाना में फिर केसीआर या बदलेगी सरकार? एक तरफ केसीआर खड़े हैं, जिनके पास बताने को 9 साल लंबे शासन का पूरा लेखा जोखा है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ जा सकती है। केसीआर के पूरे परिवार ने इस बार प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। प्रचार के आखिरी दिन केसीआर के बेटे और तेलंगाना सरकार में मंत्री केटीआर ने कामारेड्डी क्षेत्र में रोड शो कर लोगों से सीधा संवाद किया। जबरदस्त माहौल है। हमारी स्टेट इंडिया में नंबर 1 स्टेट है। आप तो 10 साल से हमको देखते आ रहे हैं, आज नई बात नहीं है। 10 साल पहले भी आप देख चुके हैं। जबकि तरक्की और अब की तरक्की में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इतना बड़ा फ़र्क है। आज हर तरीके से हमारी स्टेट में अमन है, सुकून है, तरक्की है। नंबर 1 स्टेट है। केसीआर साहब भी नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी अपनी ताकतवर फौज के साथ खड़े हैं, जिनके आक्रमण प्रचार ने पूरे मुकाबले को रोमांचक बना दिया। प्रचार खत्म होने से ठीक पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक साथ रोड शो कर हैदराबाद की फिजा कांग्रेस के पक्ष में करने की कोशिश की। हैदराबाद के मलकाजगिरी में हुए इस रोड शो में पहले सोनिया गांधी को भी शामिल होना था, लेकिन सोनिया का दौरा रद्द हो गया। राहुल प्रियंका ने एक साथ हाथ पकड़कर तेलंगाना की जनता से आखिरी दिन वोट मांगे। ये मेरी बहन है, इधर आओ। ये मेरी बहन है। ये और मैं आपके दिल्ली में सिपाही हैं। दिल्ली में आपको कोई भी जरूरत पड़े, इसको और मुझे ऑर्डर देना है। हम हाजिर हैं तेलंगाना की जनता के लिए। हमें प्रजाला तेलंगाना चाहिए, दोहराला तेलंगाना नहीं चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जिताइए, सपने का तेलंगाना बनाएंगे। जब बीजेपी को मदद चाहिए, दिल्ली में, संसद में, पार्लियामेंट में कौन आता है मदद करने? बीआरएस। और बीआरएस को कौन मदद कर रहा है तेलंगाना में? एमआईएम, बीआरएस, एमआईएम, बीजेपी एक तरफ, तेलंगाना की सारी जनता दूसरी तरफ, कांग्रेस दूसरी तरफ। आज कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने आज प्रचार से दूरी बनाई, लेकिन प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। हैदराबाद की सड़कों पर पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भीड़ तेलंगाना में बीजेपी की उम्मीदों को जरूर एक नई उड़ान देती नजर आई। बीआरएस की कार के 4 पहिए और एक स्टीयरिंग कांग्रेस के पंजे से बिल्कुल अलग नहीं है। ये दोनों ही दल धर्म के आधार पर अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। इन दोनों ही पार्टियों ने करप्शन को बढ़ाया। इन दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाया। इन दोनों ही पार्टियों के तुष्टीकरण को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया।
इस चुनाव में तेलंगाना में राष्ट्रीय नेताओं का प्रचार मीटर कितना दौड़ा। पीएम मोदी ने 7 जिलों में 8 रैली और 1 रोड शो किया। अमित शाह ने 19 जिलों में 15 रैली और 8 रोड शो किए। राहुल गांधी ने 17 जिलों में 22 रैली, 1 रोड शो। प्रियंका गांधी ने 11 जिलों में 10 रैली, 3 रोड शो किए। दक्षिण के राज्य तेलंगाना में कौन सी पार्टी किस मुद्दे के साथ जनता के बीच गई, वोटिंग से पहले इसको जानिए। बीआरएस ने सरकारी योजना, समाज कल्याण योजना, तेलंगाना में कांग्रेस के विश्वासघात और बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को इस चुनाव में मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, जाति जनगणना, बेरोजगारी और अल्पसंख्यक कल्याण के मुद्दे को प्रमुखता दी। कर्नाटक के बाद दूसरे दक्षिण राज्य में पहली बार कमल खिलाने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यक आरक्षण, यूसीसी, परिवारवाद और ओबीसी सीएम बनाने की बात कहकर जनता से वोट मांगे। खैर, इस चुनाव के आखिरी दौर में बीआरएस और कांग्रेस ने एक दूसरे पर तीखा प्रहार किया। केसीआर की बेटी के कविता ने राहुल को चैलेंज दे दिया। ఇదే రాహుల్ గాంధీ గారు కర్ణాటకలో ప్రతి ఎన్నికల సభలోకి వెళ్ళి ఈ జాబ్స్ అన్ని మేము 100 రోజుల లోపల నింపేస్తాము, 100 రోజుల లోపల ఇస్తామని చెప్పిండ్రు. 100 రోజులు అయిపోయింది కర్ణాటకలో, ఇంతవరకు కనీసం ఆ ప్రాసెస్ కూడా మొదలు పెట్టలేదు వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా. మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత 10 ఏళ్లలో 2,32,000 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వేసినాము. 1,60,000 మంది ఉద్యోగులను ఆల్రెడీ నింపినాము. మేము ఇలా ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో అన్నా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం కన్నా ఎక్కువ ఒక్క జాబ్ ఇచ్చినా కూడా ఒక్క ఓటు కూడా మేము అడగం మా నిజామాబాద్ జిల్లాలో। कविता के चैलेंज पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। एक तो इस सरकार को 90 ml सरकार वैसे नहीं बोलते हैं। 90 ml का मतलब एक दारू का बॉटल है तेलंगाना में। ये लोग दारू पीकर ही बात करते हैं, सब लोग बीआरएस वाले। मैं मतलब है कि केटीआर, केसीआर, कविता जी भी इस तरह की बातें करते हैं। देश में जितने भी पब्लिक सेक्टर है किसने बनाया, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है किसने बनाया। इनका कहना है कि इसने 9 साल में सिर्फ एक ही काम किया है, 70,000 सिपाही की भर्ती किया है, क्योंकि पुलिस को यूज करता है स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार करने के लिए। कोई टीचर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई स्टेनोग्राफर नहीं। तो ये है केसीआर। अब देखना है 30 नवंबर को जनता जनार्दन किसकी बातों पर भरोसा करती है और 3 दिसंबर को पता चलेगा तेलंगाना में किसकी सरकार, किसका बढ़ा 5 साल का इंतजार। उत्तरकाशी की बात की जाए तो यहां पर सस्पेंस के बादल छटने वाले हैं। मजदूर बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं, लेकिन अभी एक बड़ी खबर और आ रही है। टनल में पाइप काटने के बाद 800 mm का पाइप भीतर डालने के दौरान हुए कंपन की वजह से मलबा फिर आ गया है। इसे दूर करने का काम किया जा रहा है, इसे हटाने का काम किया जा रहा है और अभी कम से कम 2 घंटे और लग सकते हैं, इस तरह की सूचना हमें मिल रही है। यानी मजदूरों को बाहर जो निकाला जाएगा उसमें थोड़ा वक्त और लग सकता है। एबीपी न्यूज की टीम वहीं मौजूद है और पल पल का अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने जो 3 अलग अलग तस्वीरें हैं, तो जिंदगी की जीत हो, हर कोई यही चाहता है और पूरा देश इस वक्त टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि कब आखिर ये लोग बाहर आते हैं। और आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी जो कि टनल के अंदर गए थे, अभी अभी जानकारी मिल रही है कि वो बाहर आ चुके हैं। यानी वहां पर लगातार गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, हलचल तेज है और यह माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों के अंदर ये तमाम लोग सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिए जाएंगे। पूरी तैयारी की जा चुकी है, एम्बुलेंस वहां तैनात की जा चुकी है, एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी है। सियासत की दुनिया की खबर की अगर बात की जाए तो तेलंगाना में चुनाव 30 नवंबर को होगा और 30 नवंबर को ही सबसे पहले एग्जिट पोल आप एबीपी न्यूज पर देख पाएंगे। तेलंगाना से पहले राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान में हर कोई जीत का दावा कर रहा है और अब तो खबर यह भी है कि मामला फंसने की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दलों ने जीतने की संभावना वाले निर्दलीय नेताओं से संपर्क करना शुरू भी कर दिया है। राजस्थान के सियासी रण में चुनाव के बाद कैसे हो रहे हैं जीत के दावे और कौन नेता कैसे कर रहा है काउंटिंग का इंतजार, आप देखिए एबीपी न्यूज के राजस्थान ब्यूरो चीफ मनीष शर्मा की यह खास रिपोर्ट। वोटिंग के बाद बीजेपी की वसुंधरा राजे भगवान की शरण में जाकर जीत का आशीर्वाद मांग रही हैं और कांग्रेस के नेता सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट तेलंगाना के चुनाव में पसीना बहा रहे हैं। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल समर्थकों के साथ बैठकर जीत हार का गणित समझने में जुटे हैं। चुनाव बाद राजस्थान के दिग्गजों की ये तस्वीर है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने वोटिंग के बाद त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा की।
बांसवाड़ा की त्रिपुरा सुंदरी देवी सत्ता की देवी मानी जाती है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग हुई और अब सबको इंतजार 3 दिसंबर का है, लेकिन नतीजों से पहले दावों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों जयपुर से दूर तेलंगाना में हैं और दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस फिर से सत्ता में आने वाली है। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिल रहा है। जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास मिल चुका है। अशोक गहलोत को वापसी की उम्मीद है, तो बीजेपी के नेता नतीजों से पहले भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कांग्रेस खारिज हो चुकी है और सरकार बीजेपी की बनेगी। कांग्रेस अब तक की सबसे शर्मनाक हार की ओर बढ़ चुकी है। नतीजा 3 तारीख को आ जाएगा। राजेंद्र राठौड़ राजस्थान में विपक्ष के नेता हैं। चूरू की तारानगर सीट से उम्मीदवार हैं। राजेंद्र राठौड़ ये कहकर भी ठंड के मौसम में सियासी तापमान बढ़ा रहे हैं कि समान विचारधारा वाला जीत कर आता है और समर्थन करता है तो स्वागत है। हमें संपर्क करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम प्रचंड बहुमत से अपने दम पर सरकार बना रहे हैं, अगर कोई हमारे विचार का व्यक्ति निर्दलीय जीत के आता है और समर्थन देता है तो उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने भी राजस्थान में मजबूती से चुनाव लड़ा। बेनीवाल अपने दम पर सरकार तो नहीं बना सकते, लेकिन मामला फंसने पर किंग मेकर की भूमिका में टिक सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, लेकिन एक सीट पर उम्मीदवार के निधन की वजह से चुनाव सिर्फ 199 सीटों पर हुआ। मुख्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन 1 दर्जन सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई भी नजर आई। प्रमुख पार्टियों के कई बागियों की वजह से कई जगहों पर मुकाबला त्रिकोणीय भी दिखा। ऐसे में बागी किसका खेल बिगाड़ेंगे, इस पर सबकी नजर है। राजस्थान में इस बार 75.29% वोटिंग हुई। 2018 में यहाँ 74.77% वोटिंग हुई थी। राजनीतिक रूप से समझें तो वोटिंग ज्यादा होने का मतलब सत्ता के खिलाफ लहर माना जाता है, लेकिन 2018 की तुलना में बहुत ज्यादा वोटिंग में अंतर न होने की वजह से सियासी जानकार इस बार सटीक अनुमान लगाने में सफल नहीं हो रहे। फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म है और राजस्थान के चौक चौराहों पर जीत हार की गणना की जा रही है। लोग अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं। वैसे भी राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है, लेकिन राज कायम रहेगा या रिवाज, इस पर पक्के तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा। जमीन पर जो माहौल बना हुआ है उसमें दोनों तरफ के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। 3 दिसंबर को नतीजों से ही तस्वीर साफ होगी। तब तक दावों का दौर यूं ही चलता रहेगा। 3 घंटे के बाद सीएम धामी टनल से बाहर निकले हैं। मजदूरों के रेस्क्यू का काम कुछ ही देर के बाद शुरू हो सकता है, यानी कुछ ही देर में वो तस्वीरें आप देखेंगे जब तमाम लोग जो अंदर फंसे हुए हैं एक एक करके बाहर निकलते हुए आपको नजर आएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यूपी के भी 8 मजदूर यहां अंदर फंसे हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे वहां पर लगातार लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। यहां बालाघाट का कल एक वीडियो वायरल हुआ। आरोप लगे कि प्रशासन ने पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू कर दी है। कांग्रेस समर्थकों ने हंगामा किया, प्रशासन पर हेराफेरी के आरोप लगाए गए। तो क्या है पोस्टल बैलेट की गिनती का सच? आप देखिए एबीपी न्यूज के मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। सोमवार की शाम को सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने बालाघाट प्रशासन पर पोस्टल बैलेट में हेराफेरी का आरोप लगाया। नहीं, गलत है सर, और ये तो 2 तारीख को खोलना था। ऑफिस खोलना चलता है, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के, 2 तारीख का काम था। आप ये कैसे कर रहे हैं आज? इस वीडियो में कुछ सरकारी कर्मचारी पोस्टल बैलेट के साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ एक अधिकारी भी है जिनके निर्देशन में स्ट्रांग रूम खोला गया और बैलेट को छांटने की प्रक्रिया शुरू की गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसका वीडियो बनाया जो सवालों के साथ वायरल हो गया। में कुछ निर्वाचन के नियम कानून लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। अब जरा ये पूरा विवाद विस्तार से समझिए। इस वीडियो में आप स्ट्रांग रूम के भीतर कुछ कर्मचारियों को देख सकते हैं। ये कर्मचारी विधानसभा वार पोस्टल बैलेट को छांटने के काम में जुटे हैं। बालाघाट के तहसील कार्यालय में पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम बनाया गया है। सोमवार को दोपहर 2 बजे पोस्टल बैलेट छांटने की प्रक्रिया शुरू की जानी थी,
प्रशासन का दावा है कि इसके लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को फोन भी किया गया था। दोपहर 2 बजे ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई, मगर समय 3 बजे का दिया गया था और इसके बाद जब तय समय पर जनप्रतिनिधि पहुंचे तो विवाद खड़ा हो गया। जैसे ही ये खबर फैली, बालाघाट की कांग्रेस उम्मीदवार अनुभा मुंजारे भी वहां पहुंच गई। आरोप लगने लगे कि स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। मामला भोपाल तक चला गया और बालाघाट के कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी। मौके पर जब एसडीएम गोपाल सोनी पहुंचे, तब जाकर स्थिति साफ हुई। हमारे कार्यालय तक खबर आई कि गिनती हो रही है। जो व्यक्ति यहाँ जवाबदारी से बैठा हुआ था, वो व्यक्ति जवाबदारी से हमको जवाब नहीं दे पा रहा था। इस वजह से हमें कलेक्टर साहब से बात करनी पड़ी। कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब से बात की है। एसडीएम साहब यहाँ उपस्थित हुए और सारी जानकारी क्लियर की। एबीपी न्यूज ने जो पड़ताल की है, उसके मुताबिक स्ट्रांग रूम खोलकर बैलेट को छांटने का समय रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले से तय कर रखा था। तय वक्त पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन सोमवार को तय समय से पहले ही अधिकारी ने स्ट्रांग रूम खोल दिया, जो विवाद की वजह बन गया। आरओ के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थे कि 3 बजे हम लोग डेली जो है स्ट्रांग रूम खोलेंगे और ईटीपीवीएस जो हमारा रहेगा उसको रखेंगे। बालाघाट विधानसभा में कल जो है सहायक रिटर्निंग अफसर पोस्टल बैलेट द्वारा 1:29 पर पार्टीज को फोन के माध्यम से सूचना दे करके स्ट्रांग रूम खोला गया था। प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ उसको सील किया गया। तो जो वीडियो में फैक्ट्स दिखाए जा रहे हैं वो भ्रामक है और तथ्यहीन है। फिलहाल निर्वाचन सहायक हिम्मत सिंह को इस आरोप में निलंबित किया गया है कि उन्होंने तय समय और प्रक्रिया का पालन नहीं किया। बालाघाट जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों के पोस्टल बैलेट इस कार्यालय में आ रहे हैं। इन सभी पोस्टल बैलेट को 50-50 की गड्डी बनाकर विधानसभा वार छांटा जाता है। ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। मध्य प्रदेश सहित सभी 5 राज्यों में मतदान होने के बाद जो वोटों की गिनती है वो 3 दिसंबर को होनी है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन ने भी एबीपी न्यूज से कहा है कि कोई पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है। बालाघाट में कल कोई मतपत्रों की गिनती नहीं हुई है, कोई भी पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है। सिर्फ उनकी विधानसभा वार छटनी की गई है और उनको अलग अलग झोलों में या बैग में रख करके पुनः सील कर दिया गया। मध्य प्रदेश के इस चुनाव में 3,23,000 कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट और ईडीसी के जरिए वोटिंग की है। सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं। यहाँ ऑपरेशन टनल अंतिम दौर में है। मजदूरों के पास रेस्क्यू टीम किसी वक्त पहुंच सकती है। 17 दिनों से 41 मजदूर इस सुरंग में फंसे हुए हैं। हम आपको सीधे उत्तरकाशी लिए चलेंगे, जहां पर हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पल पल का अपडेट आज सुबह से लगातार देश तक पहुंचा रहे हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़े हुए हैं, दीपक रावत भी वहीं है और संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। पहले अंकित, आपके पास आना चाहूंगा, अभी की क्या स्थिति है? जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए और यह बताइए कि क्या अड़चन अब आ रही है। अखिलेश, देखिए, उम्मीद हम लोग दोपहर में 1:30 बजे के बाद से कर रहे हैं कि कभी भी ये मजदूर जो कि पिछले करीबन 421 घंटे से 421 घंटे हो गए अब तक अंदर, और ये लोग जो फंसे हुए हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द बाहर निकलेंगे। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ सबसे पहले टनल, संजीव, सबसे पहले टनल की तरफ दिखाइए कि किस तरीके से इस वक्त वहां पर सभी की निगाहें उसी गेट पर टिकी हुई हैं। क्योंकि हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा कर रहे थे कि देखिए, वैसे तो कई सारे विकल्पों पर जो काम चल रहा है, लेकिन जो मजदूर निकलेंगे वो इसी मुख्य द्वार से निकलेंगे। और इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो पिछले करीबन जो है 5 घंटे से टनल के अंदर मौजूद थे, अभी वो टनल से बाहर निकल के यहीं पर पास ही में कैंप ऑफिस बना हुआ है, वहां पर गए हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, वहां एम्बुलेंस किस तरीके से लाइन लगा करके खड़ी हुई है। इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही अंदर से एक कॉल दी जाती है, एक एक करके ये तमाम एम्बुलेंस अंदर पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। एक और तस्वीर, हालांकि थोड़ा अंधेरा, देखिए वहां पर जो एक फोटोग्राफ क्लिक हो रही है, जो तमाम डॉक्टर्स की टीम है जो यहां पर पिछले 17 दिनों से थी, उनको भी पता है कि ये कुछ आखिरी क्षण है जब वो तमाम मजदूर निकलेंगे। उनका ट्रीटमेंट करने के बाद में उनको अस्पताल ले जाया जाएगा। एक और तस्वीर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अंधेरा हो गया है, यहाँ पर पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाने की भी तैयारी कर ली गई है। ग्रीन कॉरिडोर का क्या मतलब है? ग्रीन कॉरिडोर का मतलब यह है कि जब मजदूरों को अंदर जो है वहां पर रेस्क्यू टनल से निकाला जाएगा, उनका जो शुरुआती चेकअप करने के बाद में उनको अस्पताल ले जाया जाएगा।
जो कि जो यहाँ से करीबन 40 से 45 मीटर दूरी पर है, जहां पर हमारे सहयोगी दीपक है, वहां पर ले जाया जाएगा। लेकिन उस रास्ते में कोई और गाड़ी, कोई और जो है वाहन नहीं पहुंचेगा और सिर्फ एम्बुलेंस दौड़ेंगी उस पूरे रास्ते पर। कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि जैसे ही ये मजदूर यहाँ से निकलते हैं उनको अस्पताल में ले जाया जाए, और उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 1 से 2 घंटे में निकलेंगे ये मजदूर। अंकित, आप नजर बनाकर रखिए इस खबर पर। संजय त्रिपाठी का भी मैं अब रुख करना चाहूंगा। और देखिए संजय, आप लोग तो वहां पर मौजूद हैं, वो तमाम मजदूर सकुशल बाहर आ जाए उसकी कामना कर रहे हैं, लेकिन देश भर से लोग जो टीवी इस वक्त देख रहे हैं, एबीपी न्यूज देख रहे हैं, वो भी यही मंगल कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये तमाम लोग बाहर निकल आए। सबकी निगाह इसी ओर लगी हुई है। वक्त इतना क्यों लग रहा है? अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि कभी भी ये मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिर खबर आई कि कहीं पर कुछ मलबा और गिर गया है। क्या जानकारी और मिल पा रही है आपको संजय? देखिए, पूरी जो कहानी है मैं विस्तार से बताता हूं कि सबसे पहले जब ये टनल के अंदर पाइप डाला गया था 800 mm का, तो पाइप जो है पार कर गया था, लेकिन बीच में एक ऑब्स्टिकल आया। उस ऑब्स्टिकल की वजह से जो एनडीआरएफ की स्ट्रेचर है वो दूसरी तरफ नहीं जा पा रही थी, क्योंकि दोनों तरफ प्लेटफॉर्म बनना जरूरी था। उस ऑब्स्टिकल को गैस कटर से काट करके निकाल दिया गया, लेकिन उसी वक्त जब इस पाइप को प्रेस किया जा रहा था भीतर की ओर, तो वाइब्रेशन हुआ और वाइब्रेशन के चलते थोड़ा सा मलबा और आ गया है सामने। अब जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम करने वाले श्रमिक थे वो लगातार उस मलबे को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन चूंकि मलबा और आगे तक 1-1.5 मीटर आ गया है, तो ऐसे में पाइप अब छोटा पड़ गया है। तो जो पीछे से उसके पाइप जोड़ने का काम, वेल्डिंग का काम है, वो काफ़ी टाइम टेकिंग है। लगभग 2 से 3 घंटे का पूरा वक्त लगता है एक पाइप को वेल्ड करने का, क्योंकि बहुत मजबूती उसको दी जाती है। और उसके बाद ये पाइप फिर से एक और प्रेस किया जाएगा, जब पूरा मलबा हट जाएगा, पाइप वेल्ड हो जाएगा, तब ये प्रोसेस फिर से शुरू होगा। तो दिन में लगभग 2 बजे जो आशा की किरण अखिलेश नज़र आई थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा में बदलती नज़र आ रही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि देर रात लगभग 9 से 10 बजे के आसपास कोई अच्छी खबर आएगी। मजदूरों का, श्रमिकों का जो भीतर फंसे हैं, उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन बीच में जो ये मलबा आ गया है, उसकी वजह से एक बार फिर से बाधा आन पड़ी है, रुकावट आन पड़ी है। जी बिल्कुल। और देखिए, बहुत जरूरी भी है कि फूंक फूंक कर कदम रखा जाए, क्योंकि किसी भी तरह की कोई बड़ी दिक्कत हो गई तो ये जो आशा की किरण है, इसे लेकर जाहिर तौर पर हर किसी को फिर दुख होगा। हर कोई चाह रहा है कि जल्द से जल्द ये लोग तमाम बाहर निकल आए। दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और सहयोगी। दीपक, एक दिक्कत ये भी नजर आ सकती है, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी जो मनोस्थिति होगी, किस तरीके के मेंटल ट्रॉमा में होंगे, इसके मद्देनजर वहां पर क्या तैयारी आपको दिख रही है कि जैसे उन लोगों को लाया जाएगा, कैसे ट्रीटमेंट वगैरह के इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि मेंटल ट्रॉमा होगा, और उसी मेंटल ट्रॉमा को दूर करने के लिए लगातार जो मनोचिकित्सक थे उनसे फ़ोन लाइन के थ्रू बातचीत करते रहे। लेकिन इस बीच जब उन बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद वहां पर उनका प्राथमिक उपचार होगा, और उसके बाद जब वो चिन्यालीसौड़ और के सामुदायिक अस्पताल में पहुंचेंगे तो यहाँ पर उनको और भी ज़्यादा तैयारी मिलेगी। यहाँ पर करीबन 41 बेड तैयार किए गए हैं अखिलेश, और जिनमें तमाम व्यवस्थाएँ हैं जो की जानी चाहिए। ऑक्सीजन सपोर्ट देना है तो वो भी दिया जाएगा, और इसके अलावा भी तमाम जो दवाइयाँ हैं उसका स्टॉक भी यहाँ पर पहले से रखा गया है। ये आज नहीं बल्कि हफ्ते भर पहले तैयार कर लिया गया था, क्योंकि उस वक्त भी ये कहा गया था कि देर रात तक तमाम जो 41 मजदूर हैं वो बाहर आ जाएंगे। उस वक्त दूरी 10 मीटर तक की रह गई थी, लेकिन अब हम बिल्कुल ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। लेकिन जो बार बार अड़चनें आ रही हैं, वो उन अड़चनों को पार पाना अभी में उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो जैसा संजय बता रहे थे कि 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है, और उसके बाद जब वो वहाँ से निकलते हैं तो करीबन 40 से 50 मिनट का वक्त लगेगा एम्बुलेंस को यहाँ आने में, क्योंकि बहुत दूरी ज़्यादा लंबी है। पहाड़ों में 40-45 किलोमीटर जो वक्त होता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो ऐसे में लेकिन एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर दिया जाएगा, तो इसलिए माना ये जा रहा है कि 40-50 मिनट के वक्त में वो लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर उन्हें बताया ये भी जा रहा है कि 72 घंटों तक ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है। तो 72 घंटे अगर ऑब्जर्वेशन में रहेंगे तो उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी, खाने पीने रहने की तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। अंकित, ये पूरी प्रक्रिया आज किस तरीके से चली है उन मजदूरों को निकालने के लिए जो आज प्रयास किया गया, क्योंकि तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है, आस्था भी है हर किसी की, हर तरफ से प्रार्थनाएं भी हो रही हैं, आपने क्या कुछ देखा आज? अखिलेश, पिछले 17 दिनों से यकीन मानिए सुबह जब यहाँ पर आते थे तो बहुत सारी उम्मीद लेकर के आते थे, और शाम को जाते थे तो एक मायूसी होती थी। पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ इस वक्त यहाँ पर देखिए, बाबा बौकनाथ, जिनको लेकर के लगातार चर्चा होती रही है, जो स्थानीय लोग थे वो उनका ये कहना था उनका मंदिर हटा दिया गया, इस वजह से ये आपदा आई है। फिलहाल अभी अंधेरा है, लेकिन उनकी जो ज्योति है
वो लगातार जल रही है और यही ज्योति उम्मीद लेकर के आई है यहाँ के लोगों के लिए। उनका ये कहना है कि देखिए बाबा बागनाथ का जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है, उनका आशीर्वाद मिल गया है और अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी पूरा होगा। अभी भी ये ज्योति लगातार जल रही है और यहाँ पर बाबा बागनाथ के मंदिर पे जो पहुंचने वाले लोगों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जनरल वीके सिंह तो है ही, उसके अलावा जो टनल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विदेशी आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर ध्यान लगा करके बैठते हैं और मन्नत मांगते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो। तो यहाँ जो लोगों की मान्यता है उसका भी पूरा सम्मान है और यहाँ पर आस्था का भी उतना ही विश्वास है, आस्था पर लोगों का। और दूसरी तरफ जो विज्ञान है वो भी अपना काम कर रहा है। यहाँ पर एक जिक्र करना चाहूंगा रैट माइनर्स का भी, वो रैट माइनर्स जिन्होंने जो है मैनुअल ड्रिलिंग का काम किया है। कहा कल जब हम यहाँ पर एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि ये जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम होगा 24 से 36 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन आप देखिए यहाँ 18 से 20 घंटे में मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा कर दिया। तो तमाम लोगों की कोशिशें जो सफल हो रही हैं, बस आखिरी कुछ वक्त का इंतजार। बिल्कुल, और जल्दबाजी होनी भी नहीं चाहिए, एहतियात बहुत जरूरी है ताकि सुरक्षित तरीके से इन मजदूरों को वहां से बाहर निकाल लिया जाए, बिल्कुल महफूज तरीके से। संजय, कितना वक्त और लग सकता है? आपको कुछ जानकारी मिल पा रही है वहां से? कुछ अपडेट अगर आप दर्शकों तक पहुंचा दें। मैंने आपको बताया ना कि पाइप जो पीछे से वेल्ड किया जाता है उसको 2 घंटे के आसपास वेल्डिंग में लगता है और 1 घंटे उसको ठंडा करने में लगता है। तो 3 घंटे तो पाइप की वेल्डिंग में ही लग जाएगा, चूँकि पाइप छोटा पड़ गया है मलबा आने के चलते। उसके बाद में उसको प्रेस किया जाएगा और फिर मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। मान के चलिए अखिलेश, इस पूरी कार्रवाई में कम से कम रात के 9 से 10 बजेंगे। जो हमें अंदर जाकर के जो अधिकारियों ने निरीक्षण किया है, मौका मुआयना किया है, उनका ये दावा है कि रात के 9 से 10 बज सकते हैं इस पूरी कार्रवाई में, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ गई हैं, थोड़ा सा हर्डल्स फिर से एक बार सामने आ गए हैं। तो इन सारी बाधाओं को, इन दिक्कतों को दूर करने में ये मान के चलें कि अभी से कम 3 घंटे का वक्त और लग सकता है अखिलेश। बिल्कुल, लेकिन एक खास बात देखने को मिली है दीपक, अद्भुत सामंजस्य। पहले तो स्थानीय प्रशासन की तरफ से ही कोशिश की गई वहां पर कि मजदूरों को निकाला जाए, जब नहीं हो पाया सेना तक की मदद ली गई, एनडीआरएफ की मदद ली गई, लेकिन यह देखने को मिल रहा है कि इन सब के बीच बहुत बेहतरीन तारतम्य है। जी बिल्कुल, और बेहतर तालमेल की ज़रूरत तो थी ही। अगर आप अकेले करने की कोशिश करते तो कहीं ना कहीं ऐसे हर्डल आते हैं जिनको आप पार नहीं पा पाते। जैसे पहले शुरुआत में कोशिश ये की गई कि जो लोग टनल बना रहे हैं, NHIDCL के जो लोग हैं, उन्होंने अपने से मदद करी, अपने खुद से कोशिश करी कि इसको हम किसी तरीके से क्रॉस कर ले, लेकिन हर्डल्स इतने ज़्यादा थे कि उनसे पार नहीं पाया जा सका। उसके बाद NDRF SDRF की टीम को इन्वॉल्व किया गया, आखिरी में सेना के जवानों को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन लास्ट में जो रैट माइनर्स थे, सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की रही अखिलेश। उसके पीछे की बड़ी वजह ये कि 800 mm का चौड़ा पाइप, उसके अंदर इन लोगों को जाना है, एक एक करके बड़ी बड़ी चट्टानों को काटना है, मलबे को निकालना है और उस मलबे को 50 मीटर बाहर भी निकालना है। और ये प्रोसेस लगातार होता रहेगा क्योंकि आप मैनुअली कर रहे हैं, आप थकते बहुत ज़्यादा हैं। अब 10, 12, 20 लोगों की टीम है, कितना काम कर लेगी, लेकिन पिछले 48 घंटे से ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। और आप सोचिए, यही एक वजह है कि जिसकी वजह से आज हम उस छोर तक पहुँच पाए हैं जहां पर ये लोग 41 लोग पिछले 17 दिनों से फंसे हुए हैं। आपने अमेरिकन ऑगर मशीन मंगाई थी, महंगी मशीन है, अमेरिका में इसके एक्सपर्ट हैं, वहाँ से आप ऑनलाइन उनसे चर्चा करते थे, उनसे डिस्कस करते थे कि कैसे चलाना है, वो मशीन तक कामयाब नहीं हो पाई। तो आप समझिए कि कितने मुश्किल हालात रहे होंगे, जिन हालातों के बीच ये मलबा गिरा और ये लोग फंसे। उम्मीद की किरण लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन आज सबसे बड़ी उम्मीद इस बात को लेकर है कि जल्द ही ये लोग बाहर होंगे, अपने परिचितों से मिलेंगे जो पिछले 17 दिनों से इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद वो वापस अपने घरों को लौट सकेंगे। आप लोग नजर बनाकर रखें इस खबर पर, जैसे ही कुछ अपडेट होगा मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दर्शकों को एक बार फिर से पूरी तस्वीर दिखा देते हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि कितना ये मुश्किल अभियान है, कैसे फूंक फूंक कर कदम उठाया जा रहा है ताकि इन मजदूरों को सकुशल वहां से वापस निकाल लिया जाए, बिल्कुल वो सुरक्षित तरीके से बाहर आ जाए। हाँ, वो परेशान जरूर होंगे, उनमें से कुछ लोग हो सकता है डरे हुए हों, उनकी मनस्थिति की कल्पना आप कर सकते हैं। आप सोचिए जरा, 17 दिनों से अगर ये लोग टनल के अंदर फंसे हुए हैं तो किस तरीके के इनके हालात होंगे, इनके परिजन कितने चिंतित होंगे। लेकिन एक अच्छी बात कह सकते हैं, सुकून वाली बात ये कि सब कुछ सकारात्मक नजर आ रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटों में ये तमाम लोग सामने आपको नजर आ जाएंगे उस टनल से बाहर निकलते हुए। बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। उत्तरकाशी में टनल के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं किसी भी वक्त वहां से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल आखिरी चरण में है ये अभियान। पिछले 17 दिनों से ये तमाम लोग अंदर फंसे हुए हैं और हर किसी की यही मनोकामना है, हर किसी की यही इच्छा है कि जल्द से जल्द ये लोग बाहर निकल आएं।
17 दिन गुजर गए, लगातार वहां पर मेहनत कर रहे हैं वो लोग भी जो इस प्रयास में हैं कि जल्द से जल्द कैसे इन मजदूरों को निकाला जाए, चाहे वो सेना के लोग हो, एनडीआरएफ के लोग हो, स्थानीय प्रशासन हो। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी वहीं पर वो मौजूद हैं। अंकित, कितना वक्त और लग सकता है और दिक्कत अब क्या आ रही है, जरा बताइए। गेट के ऊपर और फिर मुझे जानकारी मिली है कि 9 बजे के आसपास वो वक्त हो सकता है जब जो है ये लोग बाहर निकलेंगे। संजीव, अगर आप जो तस्वीरें दिखा सके वो टनल के आसपास, ये वो गेट है जिसके ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और 9 से 10 बजे का वक्त जिसका संजय ने जिक्र किया है, मुझे भी यहाँ जानकारी ये मिल रही है कि 6:45 बजे का ये वक्त हो रहा है और अब से करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद इन लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हो सकता है। लेकिन आखिर में जो अड़चनें आई हैं, अब कोशिश ये है कि उन अड़चनों को दूर किया जाए, क्योंकि अब जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, एनडीआरएफ के जवान वहां पर हैं, तो ये तमाम मजदूरों को भी पता है कि अब उनके बाहर निकलने का वक्त आ गया है। भले ही आधा 1 घंटे की देरी भी हो रही है, तो अब वो परेशान नहीं है और कोशिश यही है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बिना किसी खरोचाए, किसी मजदूर को खरोचाए सकुशल अंजाम दिया जाए। जी, ये पूरा जो अभियान चल रहा है, संजय आपके पास मैं अब आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। अच्छा, शायद संजय नहीं, अंकित गुप्ता ही हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, ये जो पूरा अभियान चल रहा है इसमें कई तकनीकी पहलू भी हैं। सरल भाषा में आम लोगों को हम कैसे समझाएंगे कि इन मजदूरों को कैसे निकाला जा रहा है अंदर से? देखिए अखिलेश, अगर हम जो है अब रेस्क्यू ऑपरेशन के जो सबसे अहम पार्ट है, ये वो है जब एनडीआरएफ के जवान अंदर गए हैं। एनडीआरएफ के जो तमाम जवान थे वो एसडीआरएफ के जवानों के साथ में अंदर गए हैं और ये भी नहीं है कि पूरे एनडीआरएफ की टीम को अंदर भेज दिया गया है। एनडीआरएफ के जो गिने चुने जवान थे जिनका ये जिम्मेदारी थी कि उनको अंदर जाकर के उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना है, यानी कि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना है। तो वो एक टीम बनाई गई है, ज्वाइंट टीम बनाई गई है एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की। वो लोग अंदर जाएंगे और एक एक करके मजदूरों को वहां जो स्टेशन ले जाया गया है नजर बनाकर रखें। जैसे ही कुछ अपडेट होगा जरूर हम तक वो जानकारी पहुंचाइएगा। दर्शकों तक हम दोबारा वो सारी तस्वीरें भी पहुंचाने वाले हैं।